हेलो फ्रेंड्स, तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज की क्लास में पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में हम लोग दो अहम टॉपिक के बारे में डिटेल से जानेंगे, जिसमें से एक है NCFTE 2009 जो कि अभी हाल ही में आया है, और उससे ज़्यादा रिसेंटली जो अभी इम्प्लीमेंट हुआ है NCFSE 2023। दोनों में क्या बताया गया है इसके बारे में डिटेल से हम लोग देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आपके सिलेबस में इससे पहले NCF 2005 के बारे में मैंने बताया, उसमें इससे पहले कितने NCF आए उसके बारे में भी मैंने डिटेल से बताया है। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी उसको देख लें। आज हम देखेंगे NCFTE 2009, NCFSE 2023। ठीक है, जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसी के साथ आखिर में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं, और लाइक भी कीजिएगा। निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके उसका हिस्सा बन सकते हैं आप। चलिए आगे चलिए। देखिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। पहला सवाल आपका यही आ सकता है कि NCFTE इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, यानी कौमी दरसियात का खाका, फॉर टीचर एजुकेशन यानी बराए तालीम मुअल्लिम, यानी मुअल्लिम के तालीम के लिए। ठीक है, टीचर एजुकेशन 2009। पहला सवाल इस तरह पूछा जा सकता है। दूसरा है कि इसको किसने अप्रूव्ड किया था। देखिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, इसको जो है अप्रूव्ड किया था NCTE। ये सब पॉइंट आप लिख लीजिए क्योंकि ये सब आपको पता होना ज़रूरी है। NCTE यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। आपको पता है जितने BEd या DLEd के कॉलेज खुलते हैं उनको इसी बॉडी से अप्रूवल लेना होता है। ठीक है, तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इन्होंने इसको अप्रूव्ड किया। जब अप्रूव्ड किया था तो उस टाइम उसके चेयरमैन थे मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी। ठीक है, मोहम्मद अख्तर MA सिद्दीकी। ये किसके थे? NCTE। इसमें गलती मत कीजिए, NCTE के क्या थे? चेयरमैन थे। उसके बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, इसको किसने पेश किया था? इसके चेयरमैन कौन थे? यानी अब देखिए, करिकुलम इसकी स्पेलिंग गलत हो गई टाइपिंग में। ठीक है, नेशनल करिकुलम, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन प्रोफेसर CL आनंद। ठीक है, यानी NCFTE 2009 के चेयरमैन कौन थे? प्रोफेसर CL आनंद। और NCTE जिसने अप्रूव किया था उस टाइम उसके चेयरमैन कौन थे? MA सिद्दीकी। ठीक है, और इसमें क्योंकि ये किसके लिए बना था? टीचर एजुकेशन के लिए। आगे इसमें और क्या चीज़ है? देखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट बनता है उसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव यानी मकासद होते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट के कुछ अहम जो पॉइंट है जिनको जानना हमें ज़रूरी है, जिनसे सवालात आपके पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला मकसद ये था कि टू प्रोड्यूस गुड टीचर,
यानी NCFTE 2009 का मेन मकसद ये था हम अच्छे टीचर को पैदा करें। अब अच्छे टीचर को कैसे पैदा किया जाएगा आपको पता है। अच्छे टीचर को पैदा करने के लिए DLED जो आपका है, जो लोग डिप्लोमा करते हैं एजुकेशन में, ठीक है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसके सिलेबस में बहुत सारे चेंज लाए गए और इसको 2 साल का किया गया। उसी के साथ दूसरी चीज़ें क्या है, आपको पता है कि पहले आपका बीएड 1 साल का होता था, ठीक है, तो उसमें इंटर्नशिप 1 महीने की होती थी, तो इसलिए बीएड को भी 2 साल किया गया। इसकी सिफारिश किसने की थी? इसी ने, NCFTE ने। इसलिए देखेंगे आजकल जो लोग बीएड करते हैं उनका कब है, कै साल का है, 2 साल का, ठीक है। और इस चीज़ पे जोर दिया गया था कि इस तरह से इनको बीएड में, DLED में ऐसे एक्टिविटीज़, इंटर्नशिप वगैरह कराई जाएं ताकि टीचर खुद जो है सोशल बन सके। जब सोशल बनेगा तो उस तरह से अपने स्टूडेंट को भी सिखाएगा और उसी के साथ टीचर के ग्रुप एक्टिविटीज़ भी कराई जाए। आप देखेंगे अगर आपने बीएड किया होगा या DLED, तो ग्रुप एक्टिविटीज़ 15 दिन का कैंप लगता है, उसमें सब एक साथ मिल कर के पकाते खाते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करते हैं, किसी एक स्टेट के कल्चर को अपनाते हैं, ठीक है, अपना रिप्रेजेंट करते हैं, एक साथ रहते हैं। इसलिए क्या था, यानी ग्रुप में काम करना उनको सिखाया जाए ताकि इस तरह से टीचर बन करके अपने क्लास में, अपने स्कूल में उस चीज़ को फॉलो कर सकें, ठीक है। आगे चलिए, आगे है कि कंटेक्स्ट, कंसर्न एंड वेरिएशन ऑफ टीचर एजुकेशन। इसका मतलब क्या है, मतलब टीचर जो इस तरह से बने कि हर एक कंटेक्स्ट को, यानी हर एक सियाक़ो सबाक़ को समझ सके, ठीक है। मतलब इस तरह से उनकी ट्रेनिंग दी जाए कि कोई भी इंसिडेंट हो, कोई भी यानी वाक़या हो या कोई भी सिचुएशन हो, उसके कंटेक्स्ट को टीचर क्या है समझ सके और उसी के साथ उसके अंदर इनोवेशन यानी कोई नई चीज़ पैदा करने की स्किल डेवलप हो। इनोवेशन की स्किल डेवलप हो। इसी के साथ टीचर क्या किस तरह बने, क्रिएटिव बने। क्या बने, क्रिएटिव आप समझते हैं। क्रिएटिव मतलब किसी भी चीज़ का सलूशन पुराने सलूशन से अलग निकालना, यानी लीक से हटकर सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। आप डाइवर्जेंट थिंकिंग रखेंगे, यानी अलग अलग जिहत में सोच करके उस मसले का हल निकालेंगे, ठीक है। और इसी के साथ यानी इंक्लूसिव एजुकेशन पे जोर दिया गया है, ठीक है। यानी वाइजन ऑफ, यानी क्या नाम है, विज़न ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी जो एक उस्ताद है, एक टीचर है, उसका नज़रिया क्या हो, थोड़ा सा बदला हुआ हो, यानी टीचर सबको एक्सेप्ट कर सके क्लास में, ठीक है। यानी इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, एक अम्ब्रेला टर्म है। एक ही छतरी के नीचे आप हर तरह के बच्चे को, कोई अलग कम्युनिटी का है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी का मज़हब अलग है, किसी की ज़ात पात अलग है, यानी कोई दूसरी ज़ुबान बोलने वाला है, सबको, यानी क्लास में 30 से 35 बच्चे हैं अगर, तो हम सबकी नीड के अकॉर्डिंग, सबकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उनकी सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे। अगर किसी को चलने में दिक्कत है, किसी की हाइट कम है, तो उनके नीड के अकॉर्डिंग हम उनको बैठाएंगे और सबको एक साथ मिला करके पढ़ाएंगे, ठीक है। इस तरह का विज़न डेवलप होना चाहिए किसका, टीचर का, ठीक है। आगे है करिकुलर एरिया ऑफ इनिशियल टीचर एजुकेशन। करिकुलर एरिया का मतलब ये होता है कि इसमें यह है कि टीचर को
3 चीज़ की तालीम दी जाए उनके बीएड डीएलएड के दौरान। यानी एक जो है तालीम की बुनियाद बताई जाए कि तालीम की बुनियाद क्या है। दूसरा है कि उनको नफ्सियात पढ़ाया जाए, यानी साइकोलॉजी। जैसे आप देखिए, आप चाहे टेट का एग्ज़ाम दीजिए या इसी की तरह आप डीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी चीज़ का दीजिए, उसमें क्या है साइकोलॉजी पूछी जाती है ताकि आप बच्चे के नफ्सियात को समझ सकें और उसको अपने क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है। और नंबर 3 उनको क्या पढ़ाया जाएगा, पेडागोजी। पेडागोजी क्या होता है, यानी तरीक़े तदरीस, जिसको आप मेथोडोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। मेथोडोलॉजी यानी हाउ टू टीच, यानी हाउ टू टीच, यानी आप बच्चों को किस तरह से पढ़ाएंगे। ठीक है। और इसी के साथ इनकी इंटर्नशिप अच्छे से होनी चाहिए। इसलिए आप देखेंगे अब जो है 4 से 5 महीने तक इंटर्नशिप रखी जाती है। क्यों रखी जाती है, क्योंकि अब 2 साल का हो गया तो 4 से 5 महीने तक आप जो है किसी स्कूल में जा कर के पढ़ाएंगे ताकि एक अच्छे टीचर बन कर के निकलें। ठीक है, ताकि आपकी लर्निंग बाय डूइंग हो सके। ठीक है। और इसी के साथ एक चीज़ इसमें और याद रखिएगा, इसमें एक चीज़ और बनाई गई थी, करिकुलर एरियाज़ ऑफ इनिशियल टीचर। आप देखेंगे इन्होंने एक मशवरा दिया था। ठीक है, NCFTE ने क्या दिया था कि क्लास 12th के बाद एक कोर्स निकाला जाए, यानी पेडागोजिकल नॉलेज ऑफ सेल्फ एक्सपीरियंस और टीचिंग स्किल, यानी टीचिंग स्किल भी सिखाई जाए। टीचिंग स्किल क्या है, मतलब आप अपने पढ़ाई के दौरान किस तरह का मेथड इख्तियार करेंगे, किस तरह की स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, किस तरह की टेक्निक लगाएंगे, किस तरह का अप्रोच लगाएंगे, किस तरह का TLM यूज़ करेंगे ताकि बच्चे को समझ में आ सके। ठीक है। आगे देखिए, आगे इसमें क्या ऑब्जेक्टिव था, सैम्पल डिज़ाइंड स्कीम ऑफ करंट टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, सैम्पल डिज़ाइंड स्कीम ये क्या है, इसका मतलब ये था कि ये जो आपके इन्होंने एक चीज़ बनाई थी कि अगर कोई डीएलएड में एडमिशन ले रहा है, किसमें, डीएलएड में ले रहा है, तो उसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, तो 12th पास होना चाहिए। इन्होंने सिफारिश की थी कि 12th पास को कम से कम अब ग्रेजुएशन करना चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना। और इसी के साथ बीएड के लिए आप देखेंगे, बीएड के लिए कितना है, यानी कम से कम ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आप ग्रेजुएशन हैं, चाहे आप बीए हैं, बीएससी हैं, कुछ भी हैं, तभी आप जो है बीएड कर सकते हैं। इसमें इस चीज़ को बताया गया था। ठीक है, सैम्पल रीडिज़ाइन करके इस चीज़ को मुतय्यन किया गया, यानी तालीम की बुनियाद क्या होनी चाहिए और इसी के साथ तजर्बाती मश्क होना चाहिए। कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस के साथ सिखाना चाहिए। इसमें रीडिज़ाइन में इन्होंने एक नई चीज़ इख्तियार की थी, आप सुने होंगे, आप जब एलिजिबिलिटी चेक करते हैं उसमें लिखा रहता है इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ITTP, यानी इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये क्या है कि क्लास 12th के बाद बच्चे को एक ऐसे कोर्स में एडमिशन लिया जाएगा कि ग्रेजुएशन में 3 साल वो एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेगा और उसके बाद 1 साल जो है उसकी खूब अच्छे से एजुकेशन में ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ठीक है, आजकल अब देखिए कहा जा रहा है कि 2030 तक ये जो 2 साल बीएड है सब ख़त्म कर दिया जाएगा। किसको लाया जाएगा, इसी को जो टीचर एजुकेशन ने सिफारिश की है, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने इसको रखा है
कि इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी जिसको टीचर बनना है क्लास 12 ही से वो मुतय्यन हो। जिस तरह से जैसे जिसको यानी बीटेक करना है, क्लास 12 के बाद 4 साल की बीटेक की डिग्री ले ले, एमबीबीएस में जाना है, बीओएमएस में जाना है, 4 साल 4.5 साल 5 साल के लिए उसमें चला जाए। और एजुकेशन में क्या था, आखिर में बीए कर लिया, कहीं से कुछ जॉब नहीं मिली तो जाकर के बीएड में एडमिशन ले लिया। ठीक है, तो उससे क्या है, एक टीचर बनने की जो एक अंदर से दिलचस्पी है, यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो, वो बना नहीं रहता है। ठीक है, इसीलिए इन्होंने कहा इस तरह का बीएड ख़त्म किया जाए कि बाद में 2 साल का बीएड कर लीजिए, बल्कि क्लास 12 ही के बाद अगर जिसको टीचर बनना है तो उस ऐसे कोर्स में एडमिशन लेगा जो इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। ठीक है, और उसमें ताकि जो 4 साल पढ़ करके जो निकलेगा वो अच्छी तरह से टीचर बन करके निकलेगा। और जो अब ये हुआ कि जो लोग पहले से हैं, जो लोग पहले से टीचर बने हुए हैं, यानी जो 2 साल बीएड करके या 2 साल का डीएलएड करके, उनके लिए क्या है, टाइम पे क्या कराया जाए, वर्कशॉप कराई जाए। क्या कराई जाए, वर्कशॉप, जिसमें उनकी ट्रेनिंग दिलाई जाती है। वर्कशॉप में क्या है, खुद करके लोग सीखते हैं। इसी के साथ कॉन्फ्रेंस कराई जाए, सेमिनार कराई जाए। ठीक है, आगे चलिए। आगे है इवेलुएटिंग द डेवलपिंग टीचर, यानी टीचर के अंदर इस तरह की सलाहियत डेवलप की जाए कि उसके अंदर अच्छी तरह से इवेलुएशन करना आ जाए। ठीक है, इवेलुएशन करना जब आपके अंदर आ जाएगा तो आप सही से बच्चों का भी इवेलुएशन कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरह आप देखेंगे पहले क्या होता है, माइक्रो टीचिंग कराई जाती है, यानी टीचर पढ़ाता है, यानी जो प्यूपिल टीचर है, जो बच्चा जो तालिब इल्म बीएड या डीएलएड में है, वो क्या है, बैठ करके पढ़ाएगा। और माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, आपके जो साथी पीयर ग्रुप बैठ करके सुनते हैं, सुपरवाइज़र के तौर पे आपका टीचर रहता है। इसमें क्या है, इवेलुएटिंग स्किल भी इसमें डेवलप की जाती है। बताया जाता है कि किस तरह से आप फॉर्मेटिव असेसमेंट करेंगे, किस तरह से समेटिव असेसमेंट करेंगे, और किस तरह से रिमीडियल टीचिंग कराएंगे, किस तरह से डायग्नोस्टिक टेस्ट कराएंगे। इन सब चीज़ों को इसमें बताया जाता है ताकि इस तरह से आप अपने क्लास में जा कर के जब टीचर बने तो इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, तो इवेलुएटिंग स्किल को नशोनुमा कराई जाएगी, किनको, टीचरों को। ठीक है, इसके लिए जो लोग पहले से हैं, सेमिनार वगैरह या वर्कशॉप के ज़रिए भी इसको पढ़ाया जाएगा। आगे क्या है, इन सर्विस एजुकेशन एंड कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इन सर्विस एजुकेशन मतलब जिनको जो पहले से सर्विस में हैं। ठीक है, अब इनको क्या है, जाहिर सी बात है, जो पहले से टीचर बन गए हैं 10 साल 20 साल पहले, अभी रिटायर नहीं हुए हैं, उनको प्रोजेक्टर के बारे में इल्म नहीं है, उनको कंप्यूटर के बारे में इल्म नहीं है, अच्छी टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है। तो क्या है, टाइम पे उनको इन सर्विस ट्रेनिंग दिलाई जाए, माइक्रो टीचिंग कराई जाए, वर्कशॉप कराया जाए, ताकि वो लोग यानी ICT यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का इल्म इनको बताया जाए। ठीक है, और जो नई टेक्निक आ रही हैं टीचिंग की, नए जो मेथड डेवलप हो रहे हैं, उनके बारे में भी उनको ट्रेंड किया जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, आगे प्रिपेयरिंग टीचर एजुकेटर। इसका मतलब ये है कि टीचर एजुकेटर को प्रिपेयर करने का मतलब है कि इसमें सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे जोर दिया गया था कि हम एक सलाहियत यानी एक एलिजिबिलिटी डिसाइड करेंगे कि बीएड वाले को कौन पढ़ाएगा, डीएलएड वाले को कौन पढ़ाएगा। आपको पता है आपके जो बीएड के टीचर हैं उनके लिए क्या है, कम से कम बीएड के साथ साथ एमएड हों, और किसी एक सब्जेक्ट में क्या हों, मास्टर हों, उसी के साथ नेट क्वालिफाइड हों। अगर यानी बीएड के साथ एमएड के साथ कोई और मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जैसे आप पेडागोजी टीचर उर्दू के बनना चाहते हैं तो उर्दू में भी मास्टर होना चाहिए, प्लस बीएड प्लस एमएड, उसके साथ नेट भी होना चाहिए। ठीक है, अगर ये क्वालिफाइड हैं
तब आप जो है बीएड में या डीएलएड में पढ़ाने के लायक बन पाएंगे। इसमें इस चीज़ को उन्होंने मुतय्यन किया है, गाइडलाइन दे रखी है कि ऐसे नहीं कि कोई बीएड करके पढ़ाने लगे, उसके लिए एमएड होना चाहिए, पीजी यानी इस तरह से है, पीजी प्लस एमएड प्लस नेट, इस तरह की क्वालिफिकेशन होगी तभी आप एजुकेटर बन पाएंगे। ठीक है। और इसी के साथ क्या होना चाहिए, इल्म नफ्सियात का आपको इल्म होना चाहिए। ठीक है। और इसी के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो नए नए टूल्स आ गए हैं, ठीक है, टीएलएम के, उनके बारे में भी आपको इल्म होना चाहिए। ठीक है। बस इससे ज़्यादा आपको जानना ज़रूरी नहीं है। पूरा डॉक्यूमेंट डाउनलोड करेंगे, 200-250 पेज का डॉक्यूमेंट बनता है, उसमें से जो मक्खन है, यानी जो चीज़ आपको जानना ज़रूरी है वो मैं निकाल करके आपके सामने डिस्कस कर दिया हूँ। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब हम आगे दूसरा जो आपका टॉपिक था NCF-SE, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक इसका पॉइंट समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, अपना फीडबैक दें। अब NCF-SE के बारे में देखेंगे। सबसे पहले पूछा जाता है NCF-SE का फुल फॉर्म क्या होगा। देखिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, NCF 2023 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में बनी है, 2020 में, उसमें कहा गया था हम एक नया NCF लाएंगे। इससे पहले आपका 4 NCF आ चुका था, आपने देख लिया था। एक आया था कि किसमें, 1975 में, एक आया था 1988 में, एक आया था 2000 में, ठीक है, एक आया था 2005 में। इतना NCF तो आप देख चुके हैं। 2005 के बारे में जो कि आपके सिलेबस में है, डिस्कस हो ही चुका है। अब देखिए, जब टाइम बीतता है कुछ ना कुछ कमियां हो जाती हैं। अब इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने बताया था कि हम क्या है, एक नया NCF लाएंगे। तो 2023 का NCF पहले ड्राफ्ट की शक्ल में था, अब ये जो है फाइनल हो करके आ गया है। ठीक है। जब आ गया है तो आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आप NCF-SE के बारे में डिटेल से जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा टॉपिक है, इससे तो ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है। तो पहला है कि फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। ठीक है। उसके बाद क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023। पहला सवाल ये पूछा जाएगा, इसके चेयरमैन कौन है। देखिए, जो आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी बनी थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके चेयरमैन कौन थे, जिनकी आप शक्ल देख रहे हैं, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। ठीक है। आप अगर मोबाइल पे देख रहे हैं तो उसको ऐसे लेटा करके देखिए, लैंडस्केप मोड में, आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन ये बहुत बड़ी शख्सियत हैं। ये इसरो, इंडियन स्पेस करके जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ये चेयरमैन भी रह चुके हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी के VC यानी वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। इन्हीं की लीडरशिप में, इन्हीं के चेयरमैनशिप में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी आई थी और NCF 2023 भी। पहले उसका ड्राफ्ट आया, उसमें सजेशन पूछा गया, सजेशन के बाद उसको फाइनलाइज कर दिया गया। ठीक है। तो इसको ये नाम याद रखिएगा, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। ठीक है। चलिए, अब हम इसमें कुछ चीज़ों को देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। इसमें एक सवाल आ सकता है कि इन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर, जो उस टाइम धर्मेंद्र प्रधान थे, अभी 2023 के ये जो इलेक्शन से पहले, क्योंकि इस बार यानी 2024 में भी वही बने हैं एजुकेशन मिनिस्टर। पहले MHRD था, उसका नाम बदल करके एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया। तो एजुकेशन मिनिस्टर क्या है, कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। उनको उन्होंने 23 जुलाई 2023 को सबमिट कर दिया। फिर इसको रिलीज़ कर दिया किसने, एजुकेशन मिनिस्टर ने 23 अगस्त 2023 को। ठीक है। इसको एक्सेप्ट भी किया है किसने, CBSE ने। अब ये 2024
और 25 वाले सेशन में इसने कहा है कि हम आपकी सिफारिश को एक्सेप्ट करके अपनी स्कूलों में लागू यानी इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और इसमें कोई पॉइंट नहीं बनता। अब एक चीज़ देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉर स्कूल एजुकेशन का पहला जो हम लोग पढ़ करके आए हैं, पहला क्या था उसको आप समझ लीजिए। पहले इस तरह का सिस्टम था, बच्चा 6 साल का होता था तो क्लास फर्स्ट में जाता था। 6 साल का है किस में जाता था? क्लास फर्स्ट में। उसके बाद 6 से पढ़ता था, ठीक है। उसके बाद 16 साल तक होता था तो 10 साल की रेगुलर एजुकेशन पढ़ करके क्लास 10th पास होता था, ठीक है। 6 से 14 साल तक के बच्चों की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो आरटीई एक्ट 2009 आया था उसके तहत चल रहा था। ये पुराना सिस्टम है। उसके बाद क्या था? क्लास 10th पास करके क्लास 12th के लिए 2 साल पढ़ता था। ये तो पुराना सिस्टम हो गया। अब नया सिस्टम जो आया है वो किस तरह से आया है? नया सिस्टम है 5 + 3 + 4। अब इसमें बहुत लोग देखिए पूछा भी जा सकता है कि इसका मतलब क्या है। देखिए +5 का मतलब क्या है? अब कहा जा रहा है, क्योंकि एक बात कही जा रही है कि 6 साल तक के बच्चे का माइंड 85 से कुछ लोग कहते हैं 90% तक माइंड डेवलप कर जाता है। कब तक? 6 साल तक। जब 6 साल तक पहुंचते पहुंचते उसका माइंड 85% डेवलप हो गया तो बच्चे को 6 साल तक क्यों ऐसे रखा जाए? उसमें क्या हुआ, 3 साल के बच्चे का एडमिशन किया जाएगा। 3 साल के बच्चे कहाँ जाएंगे? गांव देहात में एक खुलता है, ऐसे लेटा कर देखेंगे तो कुछ समझ में आएगा। उसको कहते हैं आंगनवाड़ी, यानी ऐसे बाग वगैरह में बैठा करके बच्चों को कुछ गिनती गिनाएंगे, सोशल बनाएंगे। आंगनवाड़ी खुलेगी और इसी की तरह होगा, यानी 1 मिनट देखिए, आंगनवाड़ी है और इसी के तरह उसका नाम हो सकता है प्री स्कूल भी हो सकता है और उसका नाम हो सकता है बाल वाटिका, ठीक है। आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका। 3 से 6 साल तक 3 साल तक बच्चा इसमें पढ़ेगा। इसका भी एक सिलेबस होगा जिसमें पिक्चर वगैरह डाली जाएगी, ठीक है। इसके बारे में भी एनसीएफ 2023 ने बताया है, ठीक है। क्या है? 3 साल तक यहाँ रहेगा। अब क्या हुआ, 6 साल तक हो गया, फिर 2 साल तक यानी क्लास फर्स्ट क्लास सेकेंड यानी 8 साल तक का बच्चा पढ़ेगा फिर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 साल की एजुकेशन ले लिया। कब लिया? 3 साल का था, 3 साल वहाँ लिया, 2 साल यहाँ लिया। इसको कहते हैं फाउंडेशनल स्टेज। क्या कहेंगे? फाउंडेशनल स्टेज। ये क्या है? 5 साल वाली फाउंडेशनल, यानी 3 साल से 3 साल तक उधर पढ़ेगा यानी बाल वाटिका, प्री स्कूल वगैरह में, और उसके बाद 2 साल तक फिर पढ़ेगा क्लास फर्स्ट क्लास सेकेंड। ये आपका फाउंडेशन बन गया। आगे क्या है, क्योंकि यहाँ तक बच्चे का माइंड डेवलप कर जाता है। आगे फिर बच्चा 8 साल का, 8 से 11 साल तक का जब पहुँचेगा तो बच्चा क्लास 3rd से 5th में पहुँचेगा, यानी 3 साल, यानी तीसरी जमात, चौथी जमात, 5वीं जमात, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे? प्राइमरी स्टेज, यानी प्राइमरी में 3 साल पढ़ेगा और उसके बाद फिर 3 साल क्या पढ़ेगा? अपर प्राइमरी, जिसको आप मिडिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी क्लास 6 से 8th तक। इसको प्राइमरी वाला कहेंगे, इसको मिडिल कहेंगे, ठीक है। प्राइमरी को प्रिपरेटरी भी कहते हैं, ठीक है। मिडिल हो गया। अब बच्चा क्या हुआ? बच्चा पास कर गया कितना? क्लास 8th। अब आगे क्या है? 4 साल का क्या रहेगा? क्लास 9, 10th और 11, 12th। ये 4 साल का, यानी 14 साल से 18 साल तक बच्चा क्या हो गया? सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। समझ में आ गया? आगे चलिए देखिए, इसको मैंने अलग से समझाने की कोशिश की है। +5 वाला क्या है?
3 से 8 साल तक फाउंडेशनल, जिसको आप बुनियादी कहेंगे, फिर 8 से 11 साल तक यानी प्रिपरेटरी यानी इब्तदाई, फिर 11 से 14 साल तक जो मिडिल वाला है उसको वसती, फिर 14 से 18 साल तक जिसको सेकेंडरी कहेंगे। बच्चा क्या होगा, क्लास 12 पास हो जाएगा। अब इसने और क्या सिफारिश की है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, पूछा जा सकता है। पहले क्या होता था जब हम लोग पढ़ते थे, क्या था कि क्लास 9th में बच्चा अगर 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ता था उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। क्लास 9 का सब्जेक्ट पढ़ लिया, एग्ज़ाम दे दिया, ठीक है। क्लास 10th में जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता था उसी की मार्कशीट बनती थी, उसमें क्या है कहीं कहीं 5 कहीं कहीं 6 सब्जेक्ट स्टूडेंट पढ़ता था, ठीक है। पहले का ये सिस्टम था, लेकिन अब ये सिस्टम बदल दिया गया है। किससे, NCF 2023 में। इसमें कहा गया है कि अब 9th और 10th दोनों की वैल्यू होगी और बच्चा क्या है 8 सब्जेक्ट पढ़ेगा। कितना, 8। पहले क्या था 6 सब्जेक्ट पढ़ता था, यानी क्लास 9th की कोई वैल्यू ही नहीं थी, अब वैल्यू होगी। इन्होंने कहा है कि एक आर्ट एजुकेशन का सब्जेक्ट लेना होगा, एक फिजिकल का, एक सोशल साइंस का, एक साइंस का, एक इंटर डिसिप्लिनरी एरिया यानी एक के साथ दूसरा सब्जेक्ट मिला हुआ रहेगा, और इसी के साथ ह्यूमैनिटीज़ जिसमें ज़ुबानें लेगा, उसके बाद मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग यानी कंप्यूटर या मैथमेटिक्स लेगा, और ओकेशनल जिसमें कोई हुनर स्किल सीखेगा। इतना सब्जेक्ट लेगा। अब 8 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम पूरे साल में नहीं होगा। इसमें क्या बताया गया है, सेमेस्टर सिस्टम ये लागू करने की बात कर रहे हैं, यानी हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम होगा उसमें 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। पहले 6 मंथ में, पहले सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया, उसका एग्ज़ाम दे दिया, उसका मार्क्स आ गया। उसके बाद जो 4 सब्जेक्ट बचते हैं उसको आप दूसरे सेमेस्टर में पढ़ेंगे। क्लास 9th पास कर गए, उसके बाद क्लास 10th में गए, उसमें भी यही है, पहले 4 सब्जेक्ट लेना होगा पहले सेमेस्टर में, 4 सब्जेक्ट लेना होगा दूसरे सेमेस्टर में। तो पूरा आपका 1600 नंबर का आपका हो जाएगा कितना, क्लास 10th। उसमें 9 10th दोनों के मार्क्स जोड़े जाएंगे, अभी तक जोड़े नहीं जाते थे, ठीक है। समझ में आ गया। आगे उन्होंने दूसरी सिफारिश क्या की है, जब बच्चा 11th 12th में पहुंचेगा तो उन्होंने एक वो बताई है, इसमें भी आपको 8 सब्जेक्ट यानी 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम एक सेमेस्टर में, 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम एक सेमेस्टर में होगा। इसमें यह है कि बच्चा बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ लेगा, कम से कम 8 सब्जेक्ट तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। देखिए इन्होंने क्या किया है, एक करिकुलर एरिया में बांट दिया है। ह्यूमैनिटीज़ में ज़ुबानें लेनी होगी, लिटरेचर कोई लेना होगा, फ़िलासफ़ी लेना होगा। सोशल साइंस में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट लेना होगा। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेना होगा। मैथ एंड कंप्यूटिंग में मैथ, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस मैनेजमेंट यानी बिजनेस मैथमेटिक्स वगैरह लेना होगा। आर्ट्स में म्यूज़िक है, डांस है, थिएटर है, ठीक है, पेंटिंग है, फिल्म एप्रिसिएशन है, इसी तरह क्राफ्ट वगैरह है, सेट डिज़ाइन है। वोकेशनल एजुकेशन में यानी अलाइन टू द नेशनल स्किल्स यानी क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ठीक है, इस तरह के सब्जेक्ट लिए जाएंगे। स्पोर्ट्स में क्या है, कोई गेम लेगा, कोई इसका भी मार्क्स जुड़ेगा, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल यानी योगा भी एक सब्जेक्ट रहेगा क्लास 11 12 में, ठीक है। और उसके बाद आखिर में है इंटरडिसिप्लिनरी एरिया, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, यानी कॉमर्स रहेगा और सस्टेनेबिलिटी रहेगी और क्लाइमेट चेंज यानी एनवायरनमेंट से मुतालिक, इसी तरह मीडिया रहेगी, इसी तरह कम्युनिटी से मुतालिक, नॉलेज ऑफ इंडिया, इंडियन नॉलेज, इसी तरह ट्रेडिशन के बारे में, इंडियन नॉलेज सिस्टम, लीगल स्टडीज़, इन सब के यानी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। इसमें क्या होगा, क्लास 11th में 11th का एग्ज़ाम 2 सेमेस्टर में होगा। पहले में 4 सब्जेक्ट लेना होगा, इसमें से एक एक करके। उसके बाद दूसरा सेमेस्टर क्लास 11th पास हो गए, फिर क्लास 12th में भी इसी तरह से 6-6 महीने में 2 होगा। इसमें भी 1600 नंबर के आपके बनेंगे। इसको 2024-25 में CBSE ने लागू करने की बात की है, ठीक है। तो उम्मीद है कि इसको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता करके जाइएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ एग्ज़ाम से पहले
आपके जो जो पॉइंट वाले जिससे सवालात बनते हैं सारे चैप्टर को इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ जाते जाते कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक देकर जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।